साल 2019 दिसंबर का महीना। चीन के वुहान शहर में एक अनजान बीमारी ने दस्तक दी। सेंट्रल हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ लगने लगी। मरीजों में निमोनिया के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन ये दूसरे निमोनिया से काफ़ी अलग था। शुरुआती मरीजों में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो हुनान के सी फूड मार्केट के संपर्क में आए थे, जहां वन्य जीवों का मांस भी बेचा जाता था। नए साल 2020 के साथ चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऐलान किया कि वे बीमारी को पहचान चुके हैं, नोवल कोरोना वायरस। 11 जनवरी 2020 को चीन ने कोरोना वायरस से पहली डेथ रिपोर्ट की। 61 साल का एक व्यक्ति बीमारी से मरने वाला पहला आधिकारिक शख्स बना। 13 जनवरी को चीन की सीमा के बाहर थाईलैंड में इसका पहला मामला दर्ज किया गया। Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. The patient arrived at Bangkok Suvarnabhumi airport from Wuhan last week with a high fever and was quarantined. She's now recovered and is ready to return home. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि चाइनीज अथॉरिटीज़ को जांच में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कोई साफ एविडेंस नहीं मिले हैं। 15 जनवरी को जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वुहान से लौटे एक व्यक्ति में नोवल कोरोना वायरस को कंफर्म किया। In the other news in the region, Japan has confirmed its first case of the Wuhan virus. It's the second outside China after Thailand. The infected person is said to be a Chinese citizen who lives near Tokyo. इससे एक दिन बाद WHO ने वायरस को लेकर अपनी पहली चेतावनी जारी की। थाईलैंड और जापान के मरीज हुनान के सी फूड मार्केट कभी नहीं गए थे। इससे ये साफ होने लगा था कि ये बीमारी एक से दूसरे में फैल रही है। 19 जनवरी को WHO ने कंफर्म किया कि यह बीमारी ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। 23 जनवरी 2020 को चीन ने वुहान शहर का संपर्क काट दिया। परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए। बाहर निकलने पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मैंडेटरी कर दिया गया। वुहान में मीडिया को रिपोर्ट करने से रोक दिया गया। कई सिटीजन जर्नलिस्ट जिन्होंने वायरस के बारे में जानकारी देने की कोशिश की, वो अचानक गायब होने लगे। अब तक दुनिया के कई देशों में संक्रमण फैल चुका था। 30 जनवरी 2020 को WHO के डायरेक्टर जनरल ने नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। ये WHO का हाईएस्ट लेवल अलार्म है। WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. रिसर्चरों ने दावा किया कि कोरोना वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड है। वायरस की चपेट में आने के बाद भी कुछ दिनों तक इसके लक्षण नहीं दिख सकते हैं। अब कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वायरस की सबसे पहले चेतावनी देने वाले चीन के डॉक्टर ली वेन लियांग की 7 फरवरी को मौत हो गई। 11 फरवरी को WHO ने ऐलान किया कि नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाएगा। अब चीन में धीरे धीरे वायरस का संक्रमण थमने लगा था। 19 मार्च 2020 को चीन में पहली बार कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में ये वायरस अपने पांव पसारने लगा था। दुनिया घुटनों पर नजर आने लगी। यूरोप पैंडेमिक का एपिक सेंटर बन गया। And following the surge in number of coronavirus cases in Italy, a number of other European nations are also seeing their numbers spike. भारत में 29 जनवरी को कोरोना संक्रमण का पहला केस मिलने के बाद संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसे देखते हुए 24 मार्च को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों की लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। बाद में इसे बढ़ाया भी गया। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए,
पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जिस दिन पीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया उस दिन तक देश में कोविड-19 के 519 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। संक्रमण से 9 मौतें हुई थी। उधर लॉकडाउन में काम न मिलने की वजह से कई दिहाड़ी मजदूर पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना हो गए। बच्चों को कंधे पर बिठाकर हजारों किलोमीटर की यात्रा की। भूख और प्यास से कई मजदूरों की मौत भी हुई। लॉकडाउन से संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक काबू में आई, लेकिन जून से संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा। सितंबर आते आते हर रोज करीब 90,000 मामले दर्ज किए जाने लगे। हालांकि पीक पर पहुंचने के बाद भारत में संक्रमण कम होने लगा था। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन जैसे देशों में वायरस कहर बरपा रहा था। हर दिन मौतों का रिकॉर्ड टूट रहा था। वायरस की उत्पत्ति को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आने लगी। कुछ का कहना था कि ये वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोरोना वायरस लीक हुआ है। Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को चुनावी दाव बताया गया और किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 15 फरवरी 2021 की तारीख यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कोरोना के ओरिजिन को लेकर एक फैक्ट शीट पब्लिक की। इसमें पहले डिस्क्लोज की गई जानकारी और ओपन सोर्स दोनों जानकारियां शामिल थी। लैब ओरिजिन थ्योरी को इस फैक्ट शीट ने मजबूत किया। फैक्ट शीट में कुछ मुख्य बिंदु बताए गए थे। 8 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किए गए कोरोना के पहले केस से पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता बीमार पड़े थे। उनमें कोविड-19 और मौसमी बीमारियों के लक्षण थे। वुहान लैब के शोधकर्ता 2016 से बैट कोरोना वायरस RATG13 के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये कोरोना वायरस कोविड-19 से 96.2% मैच करता है। RATG13 को 2013 में यूनान की एक खदान में बैट के मल से लिए गए नमूनों से अलग किया गया था, जहां 2012 में 6 खनिकों की मौत हो गई थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एनिमल एक्सपेरिमेंट सहित क्लासिफाइड मिमिक्री रिसर्च को अंजाम दिया। Well, more and more evidence is emerging that there was suspicious activity at the Wuhan Institute of Virology before the pandemic outbreak. Some of this evidence points to the fact that this laboratory had workers who fell ill in autumn of 2019, which was around August 2019. 30 मार्च को WHO ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 120 पन्नों की इस रिपोर्ट में वायरस के ओरिजिन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। इसमें कहा गया कि बहुत संभावना है कि वायरस जानवरों से इंसानों में फैला। वायरस के किसी लैब से फैलने की आशंका बहुत ही कम है। WHO की इस रिपोर्ट से कई वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं थे। 14 मई को 18 वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस महामारी की उत्पत्ति के बारे में अधिक स्पष्टता स्थापित करने के लिए एक जांच की मांग की। वैज्ञानिकों ने कहा, नेचुरल और लेबोरेटरी दोनों थ्योरी पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर बहस चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा था। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी आबादी को इतनी जल्दी वैक्सीनेट करना संभव नहीं है। ऐसे में यहाँ वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। वायरस के नए वेरिएंट लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहे थे। मई के महीने में हर रोज लगभग 4 लाख केस सामने आने लगे। 3 से 4 हज़ार लोगों की मौत हर रोज होने लगी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया। लोग ऑक्सीजन की शॉर्टेज से जूझने लगे। गंभीर मरीजों को भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। 23 और 24 मई को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2 रिपोर्ट पब्लिश की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया, गंभीर निमोनिया से ग्रसित खनिकों के फेफड़े में वही धब्बे थे जो कोविड रोगियों में देखे गए हैं। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर नेचुरल और लेबोरेटरी दोनों थ्योरी की जांच का दबाव बढ़ने लगा था।
ऐसे में 27 मई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिन के अंदर यह पता लगाने का आदेश दिया कि कोरोना वायरस कहां से फैला, क्या ये वायरस किसी जानवर से इंसानों में आया या फिर इसे लैब में तैयार किया गया। राष्ट्रपति बाइडेन की इस घोषणा के बाद से एक बार फिर वायरस की वुहान की लैब से लीक होने की थ्योरी ने जोर पकड़ लिया। 30 मई 2021 को यूके के डेली मेल ने एक नए रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। इसमें कहा गया कि SARS-CoV-2 वायरस का कोई विश्वसनीय प्राकृतिक पूर्वज नहीं है। इसे चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया है जो वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये भी दावा किया गया कि वायरस को प्राकृतिक दिखाने के लिए चीन ने रेट्रो इंजीनियरिंग का सहारा लिया। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डॉलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन ने इस रिसर्च पेपर को तैयार किया है। नए शोध में दावा किया गया कि वैज्ञानिकों ने चीन की चमगादड़ की गुफाओं से नेचुरल कोरोना वायरस बैकबोन को हासिल किया। इसके बाद इस वायरस में एक नया स्पाइक मिला दिया गया जिससे वायरस और ज़्यादा घातक और संक्रामक कोविड-19 में बदल गया। शोधकर्ताओं को कोविड-19 सैंपल्स में यूनिक फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये केवल एक लेबोरेटरी में मैनिपुलेशन से ही उत्पन्न हो सकते हैं। वैज्ञानिक सोरेनसन ने कहा, स्पाइक पर 4 अमीनो एसिड का पॉजिटिव चार्ज है जिससे वायरस मानव के नेगेटिव चार्ज वाले हिस्सों से कसकर चिपक जाता है और अधिक संक्रामक हो जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों में एक पंक्ति में 3 अमीनो एसिड भी मिलना दुर्लभ है, जबकि एक पंक्ति में 4 के मिलने की संभावना तो बिल्कुल ही कम है। लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कृत्रिम रूप से इसका निर्माण करना है। इस रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने लिखा, एक प्राकृतिक वायरस के महामारी में धीरे धीरे म्यूटेट होने और संक्रामक होने के साथ कम पैथोजेनिक बनने की उम्मीद रहती है, लेकिन कोविड-19 के मामले में ऐसा नहीं हुआ।